भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, न्याय के पैमाने पे खड़ा करना चाहते हैं, तो माननीय मोदी जी इजराइल नहीं, आपको फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। ये जो परिस्थिति है इस देश के अंदर, उसको हमको समझना पड़ेगा। सवाल है कि रैलियों में 200-200 रुपए देकर के भीड़ कैसे जुटाई जाएगी जो मोदी मोदी करेगा। सवाल ये है कि आखिर लोग पढ़ लिख लेंगे तो धर्म क्यों बचाएंगे भाई। ठीक से अगर हिंदू धर्म को ही पढ़ लो तो उसमें धर्म को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमको भगवान ने बनाया है, तुमने भगवान को नहीं बनाया है, इसलिए तुम क्यों भगवान को बचाना चाहते हो। और बांटने और बेचने में, ओ भाई साहब ईमानदारी से बोलता हूं, इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, प्लीज प्रधानमंत्री के साथ इसको मत जोड़िए कि गुजरातियों का कोई जोर नहीं है। गुजरात का ढोकला भाई साहब पूरे देश में पॉपुलर है, लेकिन एक बात है, गुजराती ढोकला चाहिए, गुजराती जुमला नहीं चाहिए। अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों के ऊपर जो हमले हुए हैं, उसकी वजह से मन इतना व्यथित हुआ कि मन किया कि इस बार जब आप लोगों से बातचीत करूंगा, इन बेकार के फजूल के लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन स्थिति यह है कि उस दर्दनाक घटना की आप जितनी भी निंदा करें, जितनी भी भर्त्सना करें, वो कम है। और किस तरीके की परिस्थिति पैदा की गई। मैं गृह मंत्री तो हूं नहीं कि कड़ी निंदा करके चुप हो जाऊं, ना मैं बीजेपी का मंत्री हूं कि कह दूं कि कठोर कार्रवाई की जाएगी, ना मैं मनोज वाजपेयी हूं कि कह दूं कि सबका बदला लिया जाएगा, ना देश में गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रहा है कि सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो ऐसा तो चल नहीं रहा है ना। वाकई मन दुखी होता है, परेशान होता है कि आखिर इस मुल्क को हुआ क्या है। कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी संस्कृति के नाम पे लोगों को खुलेआम मारा जा रहा है। और स्किल इंडिया प्रोग्राम का अगर लाभ किसी को मिला है तो वो मारने वाले और वीडियो बनाने वाले का, कि अब वो अपना चेहरा वीडियो में नहीं दिखाते हैं। आप पहले के वीडियो देखेंगे तो वो मारते भी थे, वीडियो भी बनाते थे, और सेल्फी भी, डॉटर का असर था उनके ऊपर प्रधानमंत्री जी का, तो अपना चेहरा भी, थोबड़ा भी दिखा देते थे उसमें। अब बहुत चालाक हो गए हैं, अब मारते भी हैं, वीडियो भी बनाते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, और रोज बरोज लोगों को कभी प्रेम के नाम पे, कभी पाश्चात्य संस्कृति के नाम पे, कभी कोई क्या करता है, धर्म बचाने लगता है। और ये धर्म बचाने की ठेकेदारी किसी एक धर्म के मानने वाले कठमुल्लों की नहीं है, ये सारे धर्म में धर्म बचाने वाले लोग हैं। कासिम भाई जो जुनैद के भाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि यह देश मुसलमानों का है। बेशक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब मैं जेल से आया तो मैंने एक किताब लिखी, बिहार से तिहार तक, और उसमें हमने एक जगह जिक्र किया है कि जिस स्कूल में मैं जाता था और जिनके रिक्शे पे मैं बैठ करके जाता था, उनका नाम मोहम्मद कासिम था। और सेकुलरिज्म का ज्ञान उन्होंने ही मुझे दिया बचपन में, उस अबोध दिमाग में। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह देश सिर्फ मुसलमानों का है, उन्होंने हमेशा कहा कि यह देश इंसानों का है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो राजीव गांधी साहब ने कहा था क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और वो क्रिया की प्रतिक्रिया का जो दौर है वो इस देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए आप तमाम साथियों से एक आग्रह करना चाहता हूं, इतनी देर अगर आप यहां बैठे हैं तो आपकी समझदारी पे कोई शक नहीं है।
बस एक अपील करना चाहता हूं, क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं होने देंगे, क्योंकि हम प्रतिक्रियावादी नहीं हैं, हम समाजवादी हैं, हम समतावादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। इसीलिए हम क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं होने देंगे। अगर कोई गलत क्रिया होगी उसको रोकेंगे और संविधान के आधार पर अपने मुल्क का निर्माण करके एक वास्तविक आजादी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, ये जो परिस्थिति है आज हमारे सामने, उसमें देखिए, हमारे यहाँ कुछ लोग एक गीत गाते थे, झोपड़ी की चर्चा ने महल के नारा, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा। आज उसी दौर में हम हैं। झोपड़ी की चर्चा नहीं हो रही है। कहते हैं कबीर, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, न्याय के पैमाने पे खड़ा करना चाहते हैं, तो माननीय मोदी जी, इजराइल नहीं, आपको फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। ये जो परिस्थिति है इस देश के अंदर, उसको हमको समझना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि हम युवा हैं, युवा होना कोई नंबर नहीं है। युवा होना उस जोश की बात है जहां आप खुद के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए। और परिस्थिति ऐसी बनी है कि आज आप प्रधानमंत्री जी की तरह ट्वीट करके इनसे नहीं लड़ सकते। प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे अच्छा दिन ला सकते हैं, 15 लाख आपके खाते में पहुंचा सकते हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में महंगाई और भ्रष्टाचार ट्विटर से कम नहीं होती है। उसके लिए नीतियां बनानी पड़ती है, और जब आप नीतियों की बात करेंगे तो सारा मामला उठ करके आ जाएगा। अचानक से कोई लोग गाय बचाने लगेंगे, कोई धर्म बचाने लगेंगे, कोई जो है संस्कृति बचाने लगेंगे। उनसे रुक करके कुछ मत कीजिए, कुछ पूछिए। मैं सहमत हूं हमारे जो प्रोफेसर जी रतन लाल उनसे, कि इनसे सवाल पूछिए। मेरा एक संघी दोस्त है, मैं संघियों से भी दोस्ती करता हूं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो मैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा बताओ क्या चल रहा है देश में। तो बोला देश में सब बम बम है, क्योंकि ये मोदी युग है। तो हम बोले अरे यार, तुम्हारे पापा तो हमको बताए थे कि ये कलयुग है, तुम मोदी युग कह रहे हो। अब तुम ही बता दो कि ये कलयुग है कि मोदी युग है। तो उसके पास इस बात का कोई जवाब तो होता नहीं है। तो फिर कहता है कि इस देश में कुछ भी अच्छा होता है, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम बोले देश में तो अच्छा हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अंबानी और अदानी साहब के फ्लैट से निकल करके हमारे झोपड़ी तक पहुंच नहीं रहा है। जिस दिन तक वो हमारे पास पहुंच जाए, हमको भी लगेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। आखिर अच्छा हो क्या रहा है इस देश के अंदर? किसी भी सवाल को आप उठा लीजिए और इनसे जवाब मांगिए कि क्या हो रहा है। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की हालत यह है कि लगातार शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है। कम क्यों किया जा रहा है? कि सब लोग पढ़ लेगा तो इनके लिए साइबर कैफे में बैठ करके गाली देने वाला 3000 रुपए का रोजगार कौन करेगा? ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि रैलियों में 200-200 रुपए देकर के भीड़ कैसे जुटाई जाएगी जो मोदी मोदी करेगा? सवाल यह है कि आखिर लोग पढ़ लिख लेंगे तो धर्म क्यों बचाएंगे भाई? ठीक से अगर हिंदू धर्म को ही पढ़ लो तो उसमें धर्म को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमको भगवान ने बनाया है, तुमने भगवान को नहीं बनाया है, इसलिए तुम क्यों भगवान को बचाना चाहते हो? और ये बात बराबर सब पे लागू होती है। इसीलिए मैं खास तौर पे जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनसे एक बात बहुत मजबूती से और पूरी उम्मीद से कहना चाहता हूं, घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात, इस्लाम खत्म नहीं होगा इनसे, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, भारत के अलावे बहुत सारे मुल्क में है, तो इस्लाम खतरे में नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि ये जर्मनी नहीं है, ये भारत है, जिसकी आबादी 125 करोड़ है, और इस आबादी में
जिनके ऊपर आज हमला किया जा रहा है, बेशक वो खतरे में हैं, उनको दिक्कत है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ना ये हिटलर है ना ये जर्मनी है। ये हिटलर होने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हिटलर बन भी जाए तो इस देश के मुसलमान यहूदी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूं कि इस देश के मुसलमान एयर कंडीशन में बैठ करके सिर्फ आर्टिकल नहीं लिखते हैं। इसीलिए जब मैंने अपनी किताब लिखी तो हमने जिक्र किया कि मैं जिनके रिक्शे पे बैठ करके जाता था उनका नाम मोहम्मद कासिम था। जिस दिन उनका विश्वास इस मुल्क पर से उठ जाएगा, याद रखिएगा, जो आज जोर जोर से जय लगा रहे हैं फेसबुक और ट्विटर पे, वो सीधे न्यूयॉर्क भाग जाएंगे, वो रोड पे आपको लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। इसीलिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि इस विश्वास को बना करके रखा जाए। ये मुल्क किसी के पिताजी का नहीं है, जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, और जितना मुसलमानों का है उतना ही सिखों का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है, उतना ही जैनियों, बुद्धिस्टों, पारसियों, उन तमाम लोगों का है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इसकी इजाजत यह संविधान हमको देता है। इसीलिए धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की जो साजिश है उसको सिरे से खारिज कीजिए और कहिए अल्लाह ने हमको बनाया या राम ने हमको बनाया। किसने हमको बनाया ये ऊपर वाला जाने। जब उसने हमको बनाया है तो उसको हमको नहीं बचाना है, हमको खुद को बचाना है और आने वाली पीढ़ी को बचाना है। ये सवाल आज हमारे सामने है और इस सवाल पे अगर बात होगी तब मसला होगा मुद्दे का, तब निंदा, कठोर निंदा, इस पे चर्चा नहीं होगी। तब सवाल होगा मुद्दे का कि आतंकवादी घटना क्यों होता है, समाज के अंदर सांप्रदायिकता का जहर क्यों फैलाया जाता है, जाति के आधार पर लोगों का शोषण 21वीं सदी में भी क्यों हो रहा है। कभी कभी आश्चर्य नहीं लगता है क्या? हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, पंखे का इस्तेमाल करते हैं। बताइए ये जो पंखा आपके पीछे चल रहा है, वो पंखा कह रहा है कि ये भाई ब्राह्मण लोग सब हट जाओ, हम खाली दलित को हवा देंगे। जिस मोबाइल का आप इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसा नहीं करता है। तो फिर उसी साइंस का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग में कूड़ा कचरा क्यों डाला जाता है, इस सवाल को आज पहचानने की जरूरत है। और वो इसलिए डाला जाता है कि जिग्नेश भाई ने कहा कि गुजरात में जमीन कागज पे बांटी गई है। मेरे दोस्त, गुजरात ही नहीं, बहुत सारे राज्यों में जमीन कागज पे ही बांटी गई है। और कागज पे सिर्फ जमीन ही नहीं बांटी जाती है, कागज पे कंबल बांटा जाता है, नौकरी बांटा जाता है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की योजना बांटी जाती है, मनरेगा बांटा जाता है, पता नहीं क्या क्या कागज पे बांट दिया जाता है। और बांटने और बेचने में, ओ भाई साहब, ईमानदारी से बोलता हूं, इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, प्लीज प्रधानमंत्री के साथ इसको मत जोड़िए कि गुजरातियों का कोई जोर नहीं है। गुजरात का ढोकला भाई साहब पूरे देश में पॉपुलर है, लेकिन एक बात है, गुजराती ढोकला चाहिए, गुजराती जुमला नहीं चाहिए। ये गुजराती जुमला बंद हो, क्योंकि यहां आकर के हमने देख लिया कि कितना गुजरात वाइब्रेट है और कितना जो है यहाँ के लोग वाइब्रेशन में हैं। सारा वाइब्रेशन जो है, मैं जब आया था एयरपोर्ट पे, टिकट भेजा है आप लोगों ने, एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहां पे आप लोग भी अगर कभी मौका मिले सरकार से गुजारिश कीजिएगा कि कभी हम लोगों को एयरपोर्ट दिखा ही दो बाहर से। जैसे बुलेट ट्रेन को हम लोग फेसबुक के वीडियो पे देखते हैं, आज तक उसका पटरी बिछी नहीं है, बुलेट ट्रेन चली नहीं है, लेकिन उसको हम लोग देख करके खुश होते हैं कि बुलेट ट्रेन चलेगा, उस पर बैठ करके हम लोग अयोध्या जाएंगे और राम के ऊपर जो है 1 लोटा गंगा जल चढ़ाएंगे। तो देख रहे हैं हम लोग उसको। तो जब एयरपोर्ट के अंदर था मैं, तो 6 चार्टर प्लेन वहां लगा हुआ था। चार्टर कहने का मतलब कि निजी विमान, माने एयर इंडिया वाला नहीं, उनका अपना। और उस 6 में से 4 के ऊपर अदानी लिखा हुआ था। हम बोले देखिए कितना वाइब्रेंट गुजरात है, सारा वाइब्रेशन जो है एक आदमी के पास पहुंच गया है।
ये रियलिटी हमको नजर आई। और उसके बाद जब मैं थोड़ा ऊपर था तो जो लोग हवाई जहाज पे नहीं चढ़ता है ना, ज्यादातर टाइम वो खिड़की में ही लटका रहता है, हालांकि कुछ दिखता नहीं है लेकिन लटका रहता है। तो मैं भी लटक करके देख रहा था। तो अहमदाबाद शहर के ऊपर जब था तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी यह शहर। पता है, ज्यों-ज्यों नजदीक आते गए बड़े बड़े गड्ढे दिखने शुरू हो गए। हम बोले अच्छा यही गुजरात मॉडल है। तो मछली पालन अगर बिहार की सड़कों पे हो सकता है मोदी जी, तो अहमदाबाद की सड़कें भी कम नहीं है, यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो ये गुजरात मॉडल की रियलिटी हम लोग आकर के देख लिए। तो फिर हम लोगों को लगा कि ये जो आप लोगों का बढ़िया जो एक प्रचारक है, कभी कभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर को प्रचार मंत्री भी बोलते हैं, पीएम। तो ये जो प्रचार मंत्री है, इस आदमी की क्वालिटी माननी पड़ेगी आपको। डीमोनेटाइजेशन कर लिया और कहा भाइयों बहनों, देश के लिए 50 दिन कष्ट सहेंगे कि नहीं सहेंगे। जनता आगे में उनकी खड़ती हुई रहती ही है, जिसको 500-500 रुपए दे करके वो बुलाते हैं, वो जोर से कहा सहेंगे सहेंगे। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हो गया। डीमोनेटाइजेशन के बाद 100 से ज्यादा लोग उसमें मर गए। और ये सवाल आज कोई नहीं पूछ रहा है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद कितना ब्लैक मनी आया, कितना ब्लैक मनी आया, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। कितने चोर, गुंडा, बदमाश, बेईमान, उनको पकड़ करके जेल में डाला गया। अरे वो तो बढ़िया इंग्लैंड में बैठ करके क्रिकेट मैच देख रहा है। क्या आदमी पकड़ा गया है, कितने लोग पकड़े गए हैं। ए भैया, हम लोगों की स्थिति खराब है, माइक तो ठीक कर दीजिए। तो इस सवाल को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद इस देश को जो आर्थिक नुकसान हुआ, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, कितना ब्लैक मनी वापस आया, इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और जब पूछा गया रिजर्व बैंक से, तो रिजर्व बैंक बोली कि कितना 1000 और 500 का नोट छापे थे, इसका हिसाब हमारे पास नहीं है। असली में ऐसा होता है क्या? माने ऐसा होता है कि माँ अगर रोटी बनाई है किचन में तो उसको पता नहीं हो कि कितना रोटी बना है? उसको पता होता है भाई कि कितना रोटी बना है। रिजर्व बैंक को पता है कि कितना छापा है, दिक्कत यह था कि जितना छापा उससे ज्यादा खाते में जमा हो गया। तो मैंने ब्लैक मनी ऐसे वापस आया है। ब्लैक मनी चलिए वापस आ गया, मान लेते हैं। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं हम लोग सब मान लेते हैं। वो बोले कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आतंकवाद रुक गया, हम लोग मान लिए। और कल जो अमरनाथ में हुआ वो आतंकवादी घटना नहीं थी, मोदी जी की शांति सेना थी। मैंने ये सवाल कौन बोला था? ये बोले थे ना कि डीमोनेटाइजेशन करने के बाद पत्थरबाजी रुक जाएगी, नक्सलवादी घटना रुक जाएगी, देश में शांति छा जाएगा, ब्लैक मनी वापस आएगा और आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा दिया जाएगा। पहुंचा? मोदी जी की तरफ पूछते हैं, 15 लाख आपके खाते में आया? मोदी जी ऐसे ही पूछते हैं ना। अगली बार आप लोग कीजिएगा ऐसे ही। मोदी जी के जब लोग आए ना चुनाव प्रचार में, तो आप बगल में खड़ा होकर बोलिएगा रुक जाइए, आप बाद में भाषण दीजिएगा और पूछिएगा अच्छा दिन आया? आ गया अच्छा दिन, महंगाई कम हो गई, 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच गया, 2 करोड़ रोजगार मिल गया, नौकरी मिल गई, भ्रष्टाचार कम हो गया, यही सवाल पूछिएगा। अभी गुजरात का चुनाव है तो अचानक से एजेंडा शिफ्ट कर दिए हैं। जैसे बाबा रामदेव किए, योगा सिखाते थे, उसके बाद बोले कि देश के लिए पतंजलि का फेस वॉश लगाओ। अरे मेरा फेस अच्छा हो जाएगा तो देश का इसमें क्या भला हो जाएगा, ये हमको बताओ। कि अगर हम फेस वॉश पतंजलि का लगाएं और हम सुंदर हो जाएं तो उससे देश का भला कैसे हो जाएगा? भाई साहब, अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्म देखना देशभक्ति नहीं है, वो मनोरंजन का मसला है, इंटरटेनमेंट का मसला है। लेकिन आजकल सब कुछ देश के नाम पे ही बेचा जा रहा है। टाइल्स भी देश के नाम पे बेचा जाएगा, मोटरसाइकिल भी देश के नाम पे बेचा जाएगा, फेस वॉश से लेकर के बिस्कुट से लेकर के गोनाइल से लेकर के देसी घी तक सब कुछ देश के नाम पे बिक रहा है। तो सवाल यह है, जब सब कुछ देश के ही नाम पे बिक रहा है तो देश को बिकने से कौन बचाएगा? देश को बिकने से बचाने की जिम्मेवारी आप तमाम लोगों को लेनी पड़ेगी।
और ये संकल्प लेना पड़ेगा कि कल की यात्रा जो मेहसाना से हम शुरू कर रहे हैं, ये कोई हमारी चुनावी तैयारी नहीं है। हम जौ से जाति होती है, जौ से जातिवाद होता है, तो जौ से जंग होता है। ये जंग है जातिवाद के खिलाफ। इस बात का संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए जब हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि बागडोर आप लोगों को संभालनी पड़ेगी, तब हमने कहा बागडोर हमने संभाला है, लेकिन ये बागडोर संसद की नहीं, सड़क की है। सड़क से लेकर के संसद तक इस बागडोर को संभालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज सवाल यह है कि सड़कों पे खड़ा होकर के सड़कों पर मारे जाने वाले लोगों के पक्ष में कौन खड़ा होता है, उसको तय करने की। और हमने तय किया है कि हम सड़कों पे खड़े होंगे और भीड़ के द्वारा अगर किसी की हत्या की जा रही है, ये हत्या हम नहीं होने देंगे। ये सवाल आज हमारे सामने है दोस्तों। इसीलिए